हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भारतीय संसद को डिस्कस करने वाले हैं। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा को डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, भारतीय संसद की अगर हम बात करें तो भारतीय संसद की सबसे बेसिक चीज़ आप सभी जानते हैं, वो ये है कि भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। इसके दो हाउस होते हैं भारतीय संसद के, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। राष्ट्रपति भी इंडियन पार्लियामेंट का अभिन्न अंग माना जाता है। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। प्रेसिडेंट किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होता, कहने का तात्पर्य है, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। अब क्वेश्चन आता है क्यों? तो देखिए, संसद का नॉर्मली काम क्या होता है? तो संसद का काम है देश में कानून बनाना या फिर विधान बनाना। अब दोनों सदनों में पास होने के बाद अगर कोई भी बिल लेकर आता है जिसको कानून बनाना है, तो दोनों सदनों में पास होने के बाद भी वो कानून नहीं बन सकता जब तक कि प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन ना कर दे। तो बिना प्रेसिडेंट के साइन के संसद का कोई काम रह ही नहीं जाता, क्योंकि कोई बिल कानून तो बन ही नहीं जा पाएगा। इसीलिए प्रेसिडेंट भले ही संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। अब पार्लियामेंट विधायिका बनाने का काम करता है। जब हम विधायिका को भी दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है सेंट्रल में विधान बनाने का कार्य करती हैं, इसे कहा जाता है केंद्रीय विधायिका, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती हैं और जिसका कानून पूरे देश में लागू होता है। अब संसद केंद्रीय विधायिका कही जाती है। 3 अंग अभी हमने डिस्कस किए, एक है लोकसभा, राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट। अब देखिए, अगर आपको सेंट्रल की विधायिका समझ में आ जाती है तो स्टेट की भी सेम प्रोसीजर है। स्टेट की जो विधायिका है उसे राज्य की विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें भी नॉर्मली 3 आर्गन होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद और तीसरा होता है राज्यपाल। याद रखिएगा, जैसे हमने सेंट्रल में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति को देखा था, वैसे ही स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। यहाँ पर भी राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वह राज्य की विधानमंडल के अभिन्न अंग माने जाते हैं, क्योंकि राज्य में अगर किसी भी बिल को कानून बनाना है तो उस पर राज्यपाल मतलब गवर्नर के सिग्नेचर लेना बहुत ज़रूरी है। बिना उनके सिग्नेचर के स्टेट में कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों परमानेंट होते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों को रहना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम राज्य की विधानमंडल में आते हैं तो विधान परिषद होना नहीं होना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर राज्य विधान परिषद का गठन करना चाहता है तो विधान परिषद का गठन करे, अगर नहीं चाहता है तो ना करे। ऐसी कंडीशन में राज्य का विधानमंडल केवल एक सदनीय विधानमंडल हो जाता है और उसमें केवल बचता है विधानसभा। ये परमानेंट है, राज्य में इनको रहना पड़ेगा और इधर राज्यपाल को रहना पड़ेगा। लेकिन विधान परिषद बाई चॉइस, अगर स्टेट चाहता है विधान परिषद का गठन करे
अगर नहीं चाहता है तो ना करे। अगर अभी हम देखें तो केवल 6 राज्यों में भारत में ऐसे हैं जहाँ पर हमको विधान परिषद देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने आपको एक नॉलेज दे दिया छोटा सा, लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जो आज का है भारतीय संसद। तो हम बात करेंगे भारतीय संसद की और देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल में भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग देखते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले भारतीय संसद का उल्लेख व संविधान के आर्टिकल 79 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 79 में भारतीय संसद के क्या वर्क हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब उत्तरदायित्व है, क्या उसको काम करना है, विधान कैसे बनाएगा, इन सब का उल्लेख किया गया है। इसके जो 2 अंग हैं उन्हें 2 अलग अलग आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा, क्योंकि ये उच्च सदन है तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। 79 में संसद हो गई, 80 में राज्यसभा की बात हो गई। ये उच्च सदन है या ऊपरी सदन कहा जाता है या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 81 में मतलब 81 में लोकसभा की बात की गई है। लोकसभा को निम्न सदन या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, इसका एक सिंपल सा कारण है, जो संसदीय शासन प्रणाली है वह ब्रिटेन के संविधान से एडॉप्ट की गई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब ब्रिटेन में क्या होता था कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड था उसके ऊपर लोग बैठते थे, इसलिए यहाँ भी मतलब भारत में संसदीय शासन प्रणाली को वहाँ से हमने एडॉप्ट किया, तो इसे भी उच्च सदन का नाम दिया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड के नाम से इसको जाना जाता है इसीलिए। और दूसरा कारण ये भी है कि ये कभी भी भंग नहीं की जा सकती, मतलब स्थायी सदन है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में इनके लोग नीचे बैठते थे, इसलिए इसे निम्न सदन का नाम दिया गया, मतलब निचला सदन। तीसरा अंग जो कि संसद का प्रेसिडेंट है, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 53 और उसके बाद के कुछ और आर्टिकल भी प्रेसिडेंट से संबंधित ही प्रावधान करते हुए दिखते हैं। तो प्रेसिडेंट संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग या ऑर्गन है। संसद के सत्रों को बुलाने का अधिकार भी प्रेसिडेंट को दिया गया है। तो यहाँ पर ये 3 ऑर्गन याद रखिएगा। हाउसेस 2 हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। एक बार फिर से आपको बता दें कि संसदीय शासन प्रणाली जो है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रावधान जो कि ब्रिटेन के संविधान से हमने इंडिया में लिया है, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले लोकसभा की। तो लोकसभा का
लोकसभा की बात करते हैं तो इसका सबसे पहली बार गठन 17 अप्रैल 1952 में किया गया, लेकिन इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। आगे चलकर 1954 में इसे हाउस ऑफ द पीपल्स के नाम से जाना गया, मतलब जनता के सदन का नाम दिया गया था। किसको? लोकसभा को। लोकसभा को जनता का सदन इस नाम से जाना गया क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं वह डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं और आपके संचित निधि पर भी ऑलमोस्ट इसी का अधिकार होता है। अब देखिए लोकसभा के बारे में, जैसा कि आपको हमने बताया कि ये निम्न सदन है, मतलब निचला सदन है, अस्थायी सदन है। इसका अस्थायी का मतलब इसका कार्यकाल केवल 5 वर्ष तक होता है। अधिकतम 5 वर्ष तक की ही लोकसभा चल सकती है, उसके बाद इसको भंग करना पड़ेगा। उसके पहले भी भंग हो सकती है, मतलब प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार किया गया है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक और कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सदस्य बन गए, सब हो गया, लेकिन अगर सदस्य बनना है तो क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं? मतलब योग्यता क्या होनी है? अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो वेरी सिंपल, सबसे पहली बात वह भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। कोई बाहर का व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं ले सकता, मतलब कोई बाहर का व्यक्ति लोकसभा की सदस्यता नहीं ले सकता। उसके अलावा एज इम्पॉर्टेंट है, न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो, वह पागल व दिवालिया ना हो। तो ऐसा व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य है। अगर एग्ज़ाम में कभी घुमा फिरा कर पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सदस्य ही तो हैं, उन्हीं में से तो चुने गए, तो न्यूनतम एज इनकी भी 25 ईयर हो जाएगी। और जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य 28 राज्यों से, 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं व 2 सदस्य एंग्लो इंडियन वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की।
राज्यसभा संसद का उच्च सदन है तथा राज्यसभा स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। मतलब राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। जहाँ पर लोकसभा में 25 वर्ष थी, वहीं राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। बात करते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो आज हम लोगों ने भारतीय संसद के बारे में पढ़ा।